हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी पेपर 2 जिसको हम बोलेंगे एसएसटी, उसको लेके भी हम अपने चैनल पे पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू से एक वीडियो सीरीज चला रही हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। ये मेरे सामने लेटेस्ट पेपर है अब तक का 2024 का, ये स्टेट का एग्जाम है। पिछली वीडियो के अंदर हमने व्याख्या के साथ इसके 115 क्वेश्चन यानी कि 116 क्वेश्चन देख लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज की इस सेकंड पार्ट के अंदर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होगा। इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन का एक बैंक तैयार हो जाएगा और पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। सो अगर स्टेट की डेट पोस्टपोन होती है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी होती तो फिर हम क्या करेंगे, इन पीवाईक्यू वीडियो को रैपिडली क्या करेंगे, चैनल के ऊपर डाल देंगे और आपकी जो ये एसएसटी है इस पेपर की तैयारी अच्छे से बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, तो 115 116 तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे। ये था लास्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो का, जो था मौलिक अधिकारों के बारे में। बहुत ही आसान, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ये। पीजीटी की कंपैरिजन में टीजीटी का पेपर आसान आया हुआ था। ठीक है, तो अब चलेंगे हमारे आज के वीडियो के सेकंड पार्ट के पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 117, जो कि अगेन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बात करता है आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है जी, ये हमारे ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन है 117। तो देखिए, जो गलत है हमको वो निकालना है। देखिए, ग्रीष्म आयनात 21 जून बिल्कुल सही है। शीत आयनात यानी कि 22 दिसंबर, यानी कि जो हमारा समर सोलिस्टिक होता है और विंटर सोलिस्टिक होता है वो बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, और जब हमारा उत्तरी ध्रुव के अंदर हमारा समर सोलिसिटर होता है तो वो होता है सबसे बड़ा दिन, और इस दिन हम जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा जी, 22 दिसंबर ये भी बिल्कुल सही मैच है। उत्तरी ध्रुव के अंदर सबसे जो क्या छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उसके बाद विषुव यानी कि इक्विनोक्स, यानी कि इक्विनोक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी पृथ्वी के ऊपर यानी कि दोनों ध्रुवों के ऊपर दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है जी, विषुव 21 मार्च को होता है, बिल्कुल 21 मार्च को होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो गलत क्या है, गलत ये है केवल ओनली वर्ड, क्योंकि जो हमारा विषु है वो जो इक्विनोक्स है वो 21 मार्च को होता है, साथ साथ एक और डेट को होता है जो है हमारा 23 सितंबर। ठीक है, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए जो क्या है वो करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है जी, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। ठीक है, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगेन पॉलिटी से क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी कि इसमें आपसे प्रोसेस पूछी है, आपसे प्रोसेस पूछी है। ठीक है, ना कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपनी आंखें जूम करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे सामने 4 आर्टिकल दिए हुए हैं। पहले हम देखेंगे आंसर और फिर चारों आर्टिकल के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो हमारा धन विधेयक है, जो मनी बिल है, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 110 के अंदर है जी, आर्टिकल 110। बट यहाँ पे आर्टिकल 110 कहीं भी नहीं है। तो जो क्या है, जो प्रक्रिया है धन विधेयक की, वो प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 109 के अंदर और धन विधेयक दिए हुए हैं आर्टिकल 110 के अंदर। जी हाँ, तो प्रक्रिया 109 के अंदर है और धन विधेयक, कौन से विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे, ठीक है, ये 110 के अंदर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्टिकल 109। ठीक है, अभी हम फिलहाल बात करेंगे इन तीनों आर्टिकल के बारे में। देखिए, संविधान का आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त अधिवेशन। और एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है जी, यानी कि जब भी साधारण बिलों को लेके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में सहमति ना बनती हो और बिल पास नहीं हो रहा हो, अटक रहा हो, तो भारत के संविधान के अंदर एक व्यवस्था है आर्टिकल 108 के तहत कि दोनों सदनों को साथ में बिठा दो जी। ठीक है, और उसके अंदर क्योंकि ये जेन्युइन है कि लोकसभा की जो संख्या है वो ज्यादा है तो लोकसभा का बहुमत रहता है, तो ऐसे बिल पास हो जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन जो है हमारा आर्टिकल 108 में है।
क्या पता अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी आर्टिकल से आ जाए, क्योंकि बहुत जरूरी आर्टिकल है। तो 108 बात करता है जी हमारी ज्वाइंट सिटिंग की, ठीक है। और आर्टिकल 112 बात करता है क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में। हालांकि बच्चों भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि हम यूज करते हैं आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट आर्टिकल 112 के अंदर हमारा लिखा गया है। इतना हमने इस जो क्या है वो क्वेश्चन से देख लिया है व्याख्या के साथ, यानी कि हमारे एक नहीं प्लस 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हमारे जो क्या वो डील हो रही हैं, ठीक है जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि एचटेट 2024 के अंदर 2 नंबर आपके रिपोर्ट से आए हुए हैं, ठीक है। जो पिछले जो 20 क्वेश्चन से उसमें हमने मानव विकास जो सूचकांक है, यानी कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एचडीआई के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी पेपर में आया हुआ है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई के बारे में। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में रैंकिंग आपसे पूछी गई है इंडिया की क्या 2023 में, लेकिन ये डेटा अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, पुराना हो गया है। अब हम क्या करेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए तो हम उनसे डील कर ले। अब हम करेंगे बच्चों क्या, हमारे साल 2024 और साल 2025 के अंदर हमारी जीएचआई के अंदर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक के अंदर भारत की क्या रैंकिंग रही है, और साथ ही ये देखेंगे इसको कौन जारी करता है, क्या इसके मानदंड है, पैमाने हैं, ठीक है जी। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि इस जीएचआई को लागू कौन करता है। जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड रुकिए आप, थोड़ा सा लगता है जूम हमारी वीडियो हो गई है, एक सेकंड। मोर, एक सेकंड बस, मैं इसको बैक करती हूँ। हाँ जी ठीक है, हो गया। जस्ट ए सेकंड। तो हम बात कर रहे थे हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ठीक है। 2024 और 25 में हमको इसमें इंडिया की रैंकिंग देखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स है। और मैंने अपने इसी वाईटी चैनल के ऊपर इंडेक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो है, जरूर से आप उसको देखिएगा, आपके 2 नंबर उस एक वीडियो से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएचआई को कौन जो क्या है वो जारी करता है। देखिए इसके अंदर हमारे पास 2 एनजीओ हैं जो इसको जारी करते हैं, और इसके 3 इसके सूचकांक हैं, 3 इसके क्या है सूचकांक यानी कि पैमाने, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत है हमारा, भारत की रैंकिंग हमारी अगर हम भारत की रैंकिंग देखें साल हमारा 2025 के अंदर, तो साल 2025 में जीएचआई के अंदर इंडिया की रैंकिंग रहती है हमारी क्या 102वें स्थान पर 123 देशों में, 102वें स्थान पर 123 देशों के अंदर, यानी कि हम कहें तो ये हमारा हो जाएगा क्या 102वां स्थान 123 देशों में, ठीक है जी। ये है हमारी साल 2025 की रैंकिंग जीएचआई के अंदर। अभी 2024 की रैंकिंग देख लेंगे। 2024 में जीएचआई की रैंकिंग रही 105वें स्थान पर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे 2025 में जो स्कोर रहा वो रहा 25.8% इंडिया का जीएचआई के अंदर, और इंडिया अभी भी अति गंभीर श्रेणी के अंदर स्टैंड करता है। और 3 इसकी जो क्या है वो मानदंड है जीएचआई के। देखिए पहला है हमारा बाल मृत्यु दर, ठीक है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद हमारा चाइल्ड स्टटिंग यानी कि कुपोषण, ठीक है, कुपोषण, और हमारा जो बाल मृत्यु दर ये इसके पैमाने हैं। और 2 इसको जो क्या है वो जारी करते हैं हमारे एनजीओ, ठीक है जी। एक है हमारा वेल्थ हंगर हिल्फे, ठीक है जी, ध्यान से नोट कीजिएगा। एक हमारे नाम है वेल्थ हंगर हिफ्ले और एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड,
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ, हेल्थ, हंगर, हिल्फे। ठीक है, तो ये दो एनजीओ मिलके जारी करते हैं हमारे जीएचआई को। तो इतना हमने जीएचआई से देख लिया है। 2025 के अंदर हमारी रैंकिंग रहती है 102वें नंबर पर 123 देशों में। 2024 में हमारी रैंकिंग रहती है 105वें नंबर पर। ठीक है, तो इतना हमने इस इंडेक्स से देख लिया है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है और अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में ये बात करता है। अल्फ्रेड वेगनर जो कि बहुत प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे और मौसम विज्ञानी रहते हुए उन्होंने क्या महाद्वीपीय विस्थापन का यानी कि ज्योग्राफी की इतनी बड़ी थ्योरी दी। देखिए, ये कहता है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कि एक टाइम था जब पृथ्वी के ऊपर एक ही भूखंड था। ठीक है, और उस भूखंड का नाम था क्या? पेंजिया। बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ही भूखंड था, विशाल भूखंड, और उसका नाम था पेंजिया। और उस भूखंड को ही चारों तरफ से पानी जो क्या है वो घेरे हुआ था और उस विशाल समुद्र का नाम था पेंथालासा। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी भी सही है। तो इस जो ये हमारा जो ये पेंजिया है, पेंजिया के अंदर समय के साथ साथ विभाजन हुआ और ये जो क्या है वो दो बड़े बड़े हिस्सों में टूट गया। एक उत्तरी हिस्सा नॉर्थ और एक दक्षिणी हिस्सा साउथ। ठीक है, दो हमारे टुकड़े हो गए क्या? पेंजिया के। जो उत्तरी हिस्सा है वो हमारा कहलाया क्या? लोरेशिया। और जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो भारत भी उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी हिस्सा लोरेंसिया नहीं था बल्कि लोरेंसिया तो उत्तरी हिस्सा था। दक्षिणी हिस्सा हमारा था क्या? गोंडवाना लैंड, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऐसे जो हिस्से बाद में बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो है वो सही मैच जो क्या है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ए और बी जो क्या है सही मैच है। तो नीचे हम देखेंगे ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी कि आपका जो ये लोरेशिया है जो बाद में टूट गया था टुकड़ा, वो उत्तरी हिस्सा था, ना कि दक्षिणी। ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन के बारे में। 4 तटों के नाम दिए हुए हैं भारत के और ये कहता है कौन से तट पर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कोरोमंडल तट। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। देखिए, ये है हमारे भारत के तटीय क्षेत्र और यहीं पे हमारे पास 2 घाट हैं। एक तो पूर्वी घाट, ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट और ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब फिलहाल आंसर हमने देख लिया है कोरोमंडल तट, लेकिन इन चारों जो तट हैं, जो कोस्टल हमारे जो क्या है ये हाँ जो कोस्ट हैं, तट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो कोंकण तट है, ठीक है, और हमारा जो ये मालाबार तट है, ये पड़ते हैं हमारे दोनों क्या? वेस्टर्न घाट के अंदर। यानी कि महाराष्ट्र और जो ये हमारा गोवा वाला रीजन है, यहाँ पड़ेगा कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, कोंकण तट यहाँ वाला हिस्सा है। उसके बाद हम देखेंगे मालाबार तट, यानी कि जो एक केरल वाला जो हमारा हिस्सा है केरला का, यहाँ है हमारा क्या? मालाबार तट। ठीक है, तो दोनों हो गए क्या? वेस्टर्न जो हमारे ये तट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। और इसके बाद हम देखेंगे हमारे पूर्वी घाट के हिस्से। तो हमारा जो ये आपका कोरोमंडल तट है, ये कृष्णा नदी से लेके हमारा तमिलनाडु तक, यानी कि यहाँ हो गया हमारा कोरोमंडल तट। और जो उत्कल मैदान है ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो उत्कल मैदान और हमारा जो ये कोरोमंडल तट है ये हमारे ईस्टर्न घाट के हिस्से हैं। मालाबार तट और कोंकण तट हमारे वेस्टर्न घाट के हिस्से हैं। ठीक है जी, और यहीं पे जो आपके कोरोमंडल तट के पास यानी कि कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके और जो हमारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हमारे जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कोरोमंडल तट पे। ठीक है जी, तो इतनी व्याख्या या इतनी एक्सप्लेनेशन हमने इस क्वेश्चन से देख ली है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। ठीक है, और इसी दौरान अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो जरूर से आप हमारे चैनल पॉलिटी विद अनुराधा मैम से जुड़े। आने वाले टाइम में बहुत सी चीजें हमारे लेवल 2 और लेवल 3 को लेके पाइपलाइन में है।
बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको बहुत कम समय में इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 बात करता है भारत की कृषि के बारे में। देखिए कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, देखते ही आपका मुंह बन जाएगा और क्वेश्चन को स्किप करने का मन करेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको एक भी डेटा इफेक्ट नहीं पता होगा और लास्ट में आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं तुक्का लगाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे पास नहीं है, तो हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर गैस वर्क कर सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर देना चाहिए, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन बात करता है हमारे क्या भारत की कृषि के बारे में, निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग किए। द बेस्ट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं और ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और तुक्का ही कह लो आप या गैस वर्क कह लो, एग्जाम में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो अक्सर सही पाई जाती हैं। और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा एक क्वेश्चन है कृषि के बारे में, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1, 2 व 3 क्या है हमारे, जो क्या है वो सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है जी। इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 122 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 2 व 3 तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 124 सॉरी 23, आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि एशियन रीजन फोरम एआरएफ की स्थापना कब की गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। देखिए बच्चों, आसियान जो कि एक हमारा क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है जी। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा के दौरान, ठीक है जी, बैंकॉक घोषणा के साथ। और उसी आसियान संगठन ने अपने सदस्य देशों के बीच में एक सिक्योरिटी डायलॉग डेवलप करने के लिए एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, उसी को हम बोलेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच या एआरएफ। और इस एआरएफ की स्थापना हुई थी हमारी 1994 के अंदर, यानी कि 1994 के अंदर हम देखें तो एआरएफ की स्थापना हमारे यहाँ की गई थी, ठीक है जी। और अगर आसियान के बारे में बात करें, सदस्य देशों के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके 5 थे हमारे क्या सदस्य देश, 5 इसके थे सदस्य देश। और इसके अलावा आज जो एशियान के अंदर क्या है 10 मेंबर कंट्री हमारे सामने हैं। और उन 10 के 10 मेंबर कंट्री को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी एक लॉन्ग वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारा आसियान संगठन है उसके बारे में, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए हम बात करेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 के बारे में। इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है, बाकी आसियान के ऊपर बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर सारा फैक्चुअल डेटा मैं कवर कर दूंगी। भारत और आसियान के संबंध पूछे जाते हैं कि कब हम क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बने, कब हम पूर्ण वार्ता भागीदार बने, ठीक है जी। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 124। देखिए अगेन ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, देखिए जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। जब भारत के अंदर 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 पास हुआ, ठीक है जी, यानी कि स्थानीय स्वशासन की जब शुरुआत हुई तो उसमें एक प्रावधान ऐड किया गया, क्या, राज्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान, यानी कि राज्य चुनाव आयोग का गठन, ठीक है जी। तो अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल हमारा ये 243 के अंदर 243 के और 243 ध्यान से नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके हम श्योर आप बैठे होगे, 243 ZA, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल है जिसमें राज्य चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। 243 के अंदर तो पंचायतों के लिए और 243 ZA के अंदर नगर पालिकाओं के लिए राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। और जो राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जो नियुक्ति है वो भारत का राज्यपाल करता है, ठीक है। तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है, ठीक है जी। आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 का, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा विषय, अगेन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 125, और ये बात करता है कौन सा विषय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। देखिए जी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा कृषि। बट हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं डिटेल में। देखिए, भारत के अंदर बच्चों कानून बनाने के लिए 3 सूचियां हैं, स्टेट लिस्ट, ठीक है जी, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। ठीक है, इन सूचियों के अंदर विषय दिए गए हैं, उनके ऊपर सिर्फ वही कानून बना सकता है। तो यहाँ बात हो रही है संघ सूची के बारे में, यानी कि सेंटर लिस्ट के बारे में। तो ध्यान रखना, अगर आपने टॉपिक पढ़े भी नहीं है तो भी आप इस कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हो कि केंद्र सूची के अंदर वही विषय शामिल है जिन विषयों का राष्ट्रीय महत्व है, यानी कि जिनकी नेशनल इंपोर्टेंस है, यानी कि जो मेन जो विषय हैं, जैसे हमारा रक्षा, हमारा अनुसंधान और हमारा बैंकिंग, हमारा बीमा, ठीक है जी, और हमारे विदेशी संबंध, ऐसी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएंगी, संघ सूची के अंदर। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग और वायु मार्ग तीनों संघ सूची के विषय हैं। ठीक है जी, लेकिन जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। ठीक है, जैसे कृषि हमारा हो गया, जैसे हमारा मनोरंजन हो गया, जैसे हम बात करें पुलिस हो गया, हमारी जेल हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, स्थानीय शासन हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गई, ये सारे टॉपिक किसके हैं, राज्य सूची के। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इतना इस क्वेश्चन से हमने व्याख्या देख ली है। अब चलेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 126 के ऊपर। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा गोंडवाना काल का कोयला। देखिए, भारत के अंदर कोयले की, लोहे की जितनी भी खदानें हैं इंपॉर्टेंट, इन सारी खदानों को हम जरूर से पक्का कर लेंगे, क्योंकि कोयला और लोहा खदानों से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो खदानों के नाम है वो कहाँ हैं, किस भारत के राज्य में है, कैसा कोयला वहां मिलता है, लोहा अस्क कहाँ है, लोहे की खदानें कहाँ है, तो इन खदानों से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से पक्का कर लें, ये डैम श्योर टॉपिक है आपका एसएसटी का। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूछी गई है आपसे गोंडवाना काल के कोयले की बात। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो क्या है नहीं है, हमको वो निकालना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीचा होम, जो हमारी कोयले खदान है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये हमारे गोंडवाना काल के कोयले से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये जो निम्न गुणवत्ता का जो कोयला है वो इसके अंदर पाया जाता है। और जो गोंडवाना काल का कोयला है वो अपने आप में उच्च गुणवत्ता का कोयला है। ठीक है, और कोरबा और झरिया और रामगढ़, ठीक है जी, जो हमारा कोरबा जो हमारी खान है, ठीक है, कोयले की, वो पड़ती है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और झरिया और रामगढ़ हमारा पड़ते हैं झारखंड के अंदर। ठीक है, झरिया, रामगढ़, ये क्या है, दोनों हमारे जो क्या है वो झारखंड की बहुत ही फेमस कोयला खदानें हैं। और कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है। और एक खदान आप और कर लीजिए, रानीगंज, ये हमारी पश्चिम बंगाल की बहुत ही फेमस कोयला खदान है। ठीक है, बाकी कोयला खदानों और लोहा खदानों के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बना के डाल दूंगी फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 127। देखिए, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बात करता है हमारे कौन सी पर्वत श्रृंखला, ठीक है जी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हिमालय है, ठीक है, सबसे पहले हमारा आएगा ट्रांस हिमालय, या हम इसको क्या बोलेंगे, परा हिमालय। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आएगा महान हिमालय या वृहद हिमालय। उसके बाद हमारा आएगा लघु हिमालय। उसके बाद हमारा आएगा शिवालिक। ठीक है, तो ये हिमालय के हमारे हिस्से हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहला और महान और बड़ा। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी जो चोटी है वो ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और बाद में जो तलहटी है हिमालय की, उसको हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 जो क्या है वो पर्वत श्रेणियां हैं, और ये पूछा गया है कौन सी लघु हिमालय से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, धौलाधार, पीर पंजाल और महाभारत, तीनों जो श्रेणियां हैं वो हमारे लघु हिमालय की हैं। बट जो जास्कर श्रेणी है ये लघु हिमालय की नहीं, ये लघु हिमालय की नहीं, बल्कि हमारे क्या, ट्रांस हिमालय की क्या है, ट्रांस हिमालय की क्या है,
पर्वत श्रेणी। ठीक है जी। और धौलाधार जो हमारा है, और पीर पंजाल और महाभारत, महाभारत जो पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, वो पड़ती हैं बच्चों नेपाल में। नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन है बड़े काम की। पीर पंजाल जो हमारी श्रेणी है ये पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर की श्रेणी है पीर पंजाल। और धौलाधार जो हमारी है ये हमारी पड़ती है बच्चों हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जास्कर जो श्रेणी है ये हमारी क्या लघु हिमालय का नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 128 के ऊपर। देखिए, नदियों से क्वेश्चन आया है, मांडवी, ज्वारी और राचौल भारत के किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, नदियों से भी क्वेश्चन हर बार आता है, नदियां भी हमको जरूर से करके जानी है। 4 ऑप्शन है, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मांडवी, ज्वारी, राचौल, ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये तीनों जो हमारी नदियां हैं मांडवी, ज्वारी और राचौल, तीनों ही नदियां बच्चों क्या गोवा जो हमारा राज्य है उसकी प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। लेकिन साथ में अब हम देख लेंगे बाकी बची हुई तीनों नदियों को, बाकी बची हुई हमारी तीनों नदियां कि वो नदियां जो है ये, यानी कि हमारा छत्तीसगढ़, हमारा केरला और हमारा जो क्या है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नदियां कौन सी हैं, ये भी हमको देख लेना है साथ में एक्सप्लेनेशन के रूप में। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें केरला की, तो केरला की तो जीवन रेखा माना जाता है हमारी पेरियार नदी को। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा माना जाता है। हाँ जी, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा माना जाता है हमारा पेरियार नदी केरला के अंदर। और छत्तीसगढ़ में हमारी इंद्रावती नदी, हमारी महानदी, देखिए इंद्रावती महानदी ये पड़ती है हमारी कहाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है जी, गोवा की हमने देख ली है। केरला के अंदर पेरियार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पेरियार नदी जो क्या है वो पूरे केरला की जीवन रेखा मानी जाती है, सबसे लंबी नदी है। और जो नौकायन फेस्टिवल होता है केरल के अंदर वो भी जो क्या है वो पेरियार नदी के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हम देखें तो यहाँ हमारा हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा और हमारा ताप्ती। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती हो जाएंगी महाराष्ट्र की नदियां। और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये बात आप नोट कीजिएगा। देखिए नर्मदा और तापी दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है जी, और यही नदियां हमारे डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार मुख बनाती हैं। ठीक है जी, तो इतना एक्सप्लेनेशन हमने इस क्वेश्चन से देख ली है। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। ये कुछ घटनाएं हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की, नहीं सॉरी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए हम जो क्या है वो शुरुआत कर दें 1885 से, ठीक है, और हम चले जाएं हमारा 1947 तक। ये जो एरा है हिस्ट्री के अंदर, बहुत जल्दी हिस्ट्री की भी टॉपिक वाइज लॉन्ग मैराथन इसी वाईटी चैनल पर आने वाली है, तो जुड़े रहिए। ठीक है, तो इस कर्म को हम क्या बोलेंगे, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके जो हमारे जितने भी कालक्रम हुए हैं, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको हमेशा क्वेश्चन आता है कालक्रम में जमाने के लिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, 4 यहाँ पे घटनाएं दी हुई हैं और उनको पूछ रहा है सीक्वेंस में, यानी कि क्रम में लगाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गांधी जी का भारतीय राजनीति के अंदर आगमन है, या उनके द्वारा चलाए आंदोलन है, या कांग्रेस की स्थापना है, अधिवेशन है, तो ऐसा जो डेटा है, ठीक है, आंदोलन हो गया, संधियां हो गई, अंग्रेजों के एक्ट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक क्वेश्चन इस टाइप की हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का है बिल्कुल। तो ये 4 हमारे क्या है इस टाइम पे हमारी घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट दिए हुए हैं इंडिया की, जो क्या है हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम की। तो हमको इन चारों को कालक्रम में लगाना है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो हमारी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुई थी हमारी 1918 के अंदर। ठीक है जी, हाँ, तो नंबर 1 पर हो गया बी। तो बी किसमें नंबर 1 पर है, 4 और 2, यानी कि 50-50 हमने जो क्या है वो गेम खेल लिया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 या 4 होगा बिल्कुल। उसके बाद हमको पता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बाद हमारा क्या हुआ था, रोलेट सत्याग्रह। ठीक है जी, रोलेट सत्याग्रह, समझ गए। तो बी के बाद हमारा हो जाएगा क्या, सी। बी के बाद सी, तो मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर है हमारा डी,
गांधी इरविन समझौता, जी हाँ 1931 की ये बात है, तो हो जाएगा हमारा डी और ए, यानी कि आखिर में हुआ 1932 के अंदर हमारे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट, जो कि सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी, डी और ए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट, यानी कि सही जवाब। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य नहीं है? ठीक है जी, देखिए तो ये तो क्वेश्चन इतना आसान है, देख के ही क्लियर है कि गोवा जो है वो हमारा बीचों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूल पार्टी के लिए जानते हैं हम गोवा को, गोवा कोई चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों ही जो क्या है वो भारत के चाय उत्पादक राज्य हैं। ठीक है जी, लेकिन कर्नाटक जो है वो हमारा पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छा कॉफी उत्पादक देश है, यानी कि कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है और चाय के उत्पादन में आसाम पहले नंबर पर है। ठीक है जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आसान क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। चाय और कॉफी का बोर्ड कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ उत्पादन होता है, कौन सी कॉफी कहाँ पे मिलती है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह लो गन्ना, जूट। एक क्वेश्चन आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, दूध उत्पादन से भी आया हुआ है। तो ये जो हमारे जर्नल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट है, ठीक है, चाहे आपको ज्योग्राफी समझ में आती है नहीं आती है, बट जर्नल जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट है जिनको आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके ज्यादा नहीं तो मैं कहूँ जर्नल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से आपके पोर्शन से आपके 6 से हमारे 7 क्वेश्चन पक्के हो रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 131 की। निम्न में से कौन सा कथन हिस्ट्री से क्वेश्चन है? विजयनगर की आयगार व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। देखिए एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल सीधा। देखिए विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, और जो क्या है वो हमारा जो क्या है वो भारत का विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य रहा है। और यहाँ एक व्यवस्था थी, ठीक है, गांवों के अंदर प्रशासन कैसे चलेगा उसको लेके, उसको नाम देते हैं हम आयगार व्यवस्था। इस आयगार व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। इस व्यवस्था में ग्राम क्या था? एक जो क्या है हम कहें तो इंडिपेंडेंट यूनिटी, बिल्कुल सही। गांव को हमने क्या बना दिया था? एक इंडिपेंडेंट यूनिटी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, प्रत्येक गांव के शासन हेतु 10 अधिकारियों की नियुक्ति, बिल्कुल नहीं, यही हमारा आंसर मिल गया। आयगाकार व्यवस्था के अंदर 10 नहीं बल्कि 12 लोगों की टीम काम करती थी। ठीक है जी, यानी कि होता क्या था इस व्यवस्था के अंदर, एक 12 लोगों की टीम को गांव में तैनात कर देते थे। उनकी अलग अलग ड्यूटीज थी और उन लोगों का फिक्स काम था। और ये लोग क्या करते थे? कर मुक्त भूमि इनको आय के बदले में मिलती थी और ये बदले में गांव के अंदर व्यवस्था बनाए रखते थे, शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था या वहां का प्रशासन स्मूथली चले। तो 10 लोगों की नहीं बल्कि 12 लोगों की टीम इसके अंदर थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब। बट आगे देखते हैं आगे ऑप्शन को। इन अधिकारियों को आयगार कहा जाता था, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका क्या बात करता है। आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। आयगार अपने पदों को बेच व गिरवी रख सकते थे, बिल्कुल सही। जो आयगार होते थे उनको ये छूट थी कि वो अपने पदों को बेच दें या फिर गिरवी रख सकते थे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया है, ना ये पॉलिटी का क्वेश्चन लग रहा है ना ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल ही जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करें? स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन का आपको गैस वर्क भी करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो बुक्स हैं शायद कोई साहित्य या फिर कल्चरल जो है उसको उस पर्पज से बुक लिखी गई है, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी की तो ये बुक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि ये ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे भी ऐसे मिसलीनियस क्वेश्चन आते रहेंगे एक आध, तो ऐसे क्वेश्चन को लेके पैनिक नहीं होना है। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा था। ठीक है जी, देखिए सूर्यास्त कानून किस भू व्यवस्था से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है जी, जिसकी जो है स्थापना हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, इसी को स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, इसी को परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता था, एक फिक्स जो आपका लगान की दर है वो जमींदार सरकार को देते थे, और बदले में जमींदारों को अंग्रेजों ने क्या बना दिया, भूमि का स्थायी मालिक। इससे क्या हुआ, जो किसान जिनकी एक्चुअल में जमीन थी वो तो बन गए किराएदार, और जमीन किसकी हो गई, जमींदार की। और ये जमींदार क्या करते थे, एक फिक्स जो रेट है वो तो अंग्रेजों को कर की दे देते थे, बाकी जो प्लस जितना भी जो इनकम थी वो खुद हड़प लेते थे। इसीलिए जमींदारी जो सिस्टम है वो बहुत ही करप्ट आपकी क्या थी, भू राजस्व की व्यवस्था, ठीक है। और क्या होता था इसके अंदर कि अगर वो दिन ढलने तक इतना फिक्स चार्ज नहीं जो क्या है वो चुकाया गया अंग्रेजों को जमींदार के द्वारा, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसी को बोलते हैं सूर्यास्त कानून, ठीक है जी। तो इस क्या है, सारे ही हमारे सामने बोर्ड पे क्या है आपके कर इकट्ठा करने के तरीके अलग अलग, इन तीनों को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है हमारी और महालवाड़ी व्यवस्था है, ये जो क्या है वो हमारी अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई दो अन्य भू राजस्व की प्रणालियां थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो इसके अंदर सीधे रैयत यानी कि किसान से सीधे कर इकट्ठा करने की व्यवस्था थी, और साउथ इंडिया के अंदर ये जो क्या है वो मोस्टली अपनाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसके बाद हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, तो महालवाड़ी व्यवस्था हमारी होल्ट मैकेंजी ने जो क्या है वो लागू की थी, और इसके अंदर एक जो क्या है गांव का महाल होता था, महाल यानी कि मुखिया हम इसको बोल सकते हैं, उसको ही पूरा जो क्या है वो सारे गांव से कर इकट्ठा करने की जिम्मेवारी सौंप दी गई थी, यानी कि यहाँ पे जिम्मेदारी सामूहिक हो गई, महाल की हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है आईन ए दहसाला व्यवस्था। देखिए, ये अकबर के समय की क्या है, भूमि का राजस्व इकट्ठा करने की एक व्यवस्था है, इसको राजा टोडरमल ने लागू किया था। ये हमारी दहसाला जो पद्धति है ये पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के ऊपर काम करती थी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दहसाला व्यवस्था, ठीक है जी। तो इतनी हमने एक्सप्लेनेशन देख ली है इस क्वेश्चन से। आगे बात करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 134। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जर्नल, हमारा जो साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट होते हैं वहां से। जैसे हम पढ़ते हैं 30 नंबर के लिए पेपर 1 में साइकोलॉजी, तो अगर हमने पढ़ी है या फिर पढ़ी भी नहीं है तो भी ये जर्नल हमारा जो क्या है वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है जी, टीचिंग एप्टीट्यूड का इसको हम आसान सा क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन बात करता है, माना कि आपके प्राचार्य जानबूझकर आपको दंडित करते हैं, ठीक है जी, आप उन्हें प्रसन्न रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय करते हैं, परंतु वे आपके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। आप हमेशा उन्हें गाली देंगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन। आप कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलत है, हम तो करेंगे जी, ठीक है। गलत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना है, ना ही गलत करना है। आप हमेशा उनमें त्रुटियां निकालेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे। आप उनकी गलत इच्छा के आगे झुकेंगे नहीं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। हमको जो क्या है सबसे सुटेबल जो ऑप्शन लगा वो लगा ऑप्शन नंबर 4, और यही हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। हाँ जी, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 135 यानी कि आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के चलते वीडियो लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए आगे के जो 15 क्वेश्चन हमारे बच जाएंगे उनको हम क्या कवर करेंगे, क्या अगली वीडियो के पार्ट के अंदर। देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिएगा बांग्लादेश एक ऐसा राज्य है भारत का, मतलब भारत का पड़ोसी देश है ऐसा जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। सबसे लंबी जो हमारी जो क्या है वो बाउंड्री है, सीमा है, जो बॉर्डर है वो हमारा बांग्लादेश से ही लगता है। करीबन 4000 किलोमीटर लंबी हमारी बांग्लादेश के साथ क्या है बाउंड्री। और अगर हम देखें कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो देखिए त्रिपुरा तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये दो तो पक्के हैं, ठीक है, सीमा बनाती है बांग्लादेश से। और यहाँ पे हमारा मेघालय, मिजोरम और असम तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन हमारा मणिपुर जो क्या है वो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर जो क्या है वो सीमा नहीं बनाता है किससे, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, हमारे टीजीटी 2024 के लेटेस्ट पेपर के बारे में ऐसे ही मिलते रहेंगे ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।